नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन उससे पहले जो नोट्स आप लिख रहे थे न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए, उसी में एक नोट्स और ऐड कर लीजिए, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या ऐड कर लेना है? एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? बड़ा सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पेज नंबर 107 पर दिया हुआ है, द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट एन एक्शन रिएक्शन पेयर कंसिस्ट्स ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस। ये वाली लाइन पढ़िएगा, वही यहाँ पे छापी गई है। क्या होता है जरा समझ लेते हैं। देखिए, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर कंसिस्ट्स, ठीक, ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडीज। ठीक, अब अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि बताया जा रहा है कि टू फोर्सेस ऑन द सेम बॉडी, ठीक, हो सकता है, यानी विच हैपन, हो सके वो क्या होगा, कहीं इक्वल एंड अपोजिट, तो ये कभी रिएक्शन और एक्शन पेयर नहीं होगी, यानी ये कैन नेवर कंस्टिट्यूट क्या, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन चीजों को समझते हैं बड़े आराम से, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ इस सरफेस पे, ये मास है इसका, ठीक, और ये अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस, ठीक, इस तरह से रखा हुआ है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर हमें देखना है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक इस पर एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, और ये फोर्स होगा कितना, इसके वेट के बराबर, जो कि mg होगा, जो कि हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं आसानी से। ठीक, बदले में ये क्या करेगा, यहां से ये जो अर्थ है, अर्थ वो क्या करेगी भैया, इस पर एक फोर्स लगेगी r। समझ आ रही? यानी ये मास जो ब्लॉक है वो अर्थ पर फोर्स लगा रही है, और अर्थ बदले में मास पर फोर्स लगा रहा है r। लेकिन जब आप इसका एफबीटी खींचते हैं तो आप बना लेंगे ऐसे फट से, कहेंगे ये देखिए r और ऊपर की तरफ, और इसका ये mg नीचे की तरफ, ये यहां से। अब ये दोनों फोर्स या फिर इस तरह से बनाते हैं, या फिर आप ऐसे कह लेते हैं, ये r ऊपर की तरफ लग रहा है और इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है। अब यहां पर जरा कंसीडर करिए, यहां पर ये दो रिएक्शन और ये रिएक्शन क्या, रिएक्शन और वेट दोनों सेम बॉडी पर लग रहे हैं। यहां क्या है, कहेंगे सेम बॉडी पर है। यहां क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग बॉडी, ये बॉडी अर्थ है और ये बॉडी जो है ब्लॉक है, दोनों अलग अलग है। तो यहां पर जब आप एफईडी बनाकर बहुत सारे फोर्सेस दिखाते हैं सिर्फ एक ही बॉडी पर, तो वहां एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं कंसीडर होगा, वहां कभी एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं होगा, भले ही ये R इक्वल टू mg हो, भले ही ये R इक्वल टू mg हो, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, यानी ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, नहीं है। क्लियर है? एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, लेकिन यहां पर है। यहां क्यों है? क्योंकि देखिए इसका जो एक्शन है वो है ये एक्शन, इस अर्थ का जो बॉडी पर रिएक्शन है वो ये, तो यहां पर है, यहां पर नहीं है। तो यानी एफबीटी वगैरह जब आप बनाते हैं तो उसमें एक ही बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस आप दिखा रहे हैं, हो सकता है कि दो फोर्स इक्वल हो, तो ये जरूरी नहीं है वो दोनों क्या हो, वो दोनों क्या, वो कभी नहीं, यानी कैन नेवर कंस्टिट्यूट, लिखा है एक्शन रिएक्शन पेयर, जो कभी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता। क्लियर हो गया? यहां तक हो गया सब कुछ क्लियर? अब चलते हैं, हम लोग बात करेंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको नोट कर लीजिए आराम से, फिर चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। चलिए अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। पेज नंबर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 98 पर। ठीक, एक हेडिंग है पेज नंबर 98 पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है मतलब अच्छे से समझाया गया हर बात इसमें। एनसीईआरटी की खास बात है कि हर चीज को विधिवत एकदम रच रच के समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? रच रच के। ठीक, चलिए क्या होता है भैया, पहली लाइन लिखी हुई है कि द सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड टू एन इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस, मतलब यानी सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है, यानी न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, रिजल्ट, रिजल्ट की ओर ले जाता है, और वो रिजल्ट क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो रिजल्ट क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये होता क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो एकदम आखिरी में बताया गया है इसको कि टोटल मोमेंटम
ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व। अब समझ में नहीं आई बात ना, मजा नहीं आया, ये एक लाइन में लिख दिया, क्या समझ में आएगा? आएगा भी आएगा। यानी द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व। कैसे करें इसको? न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ, दो की वजह से ये परिणाम आता है, ये भी बता रहे हैं साथ में। किया कैसे जाए? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। ठीक, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। चलिए यहां बना ले इसको, देखिए बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक गन है, ठीक, ये गन है इस तरीके से, और जिगाना गन है, जिगाना आजकल बड़ा चर्चा में है, जिगाना पिस्टल, जिगाना। अरे जौने से अतिकवा सरफा मरईने कुल है ना, मार धाए धाए तीनों मार गिरा दे, तो यही वाली है भैया, अतिकवा सरफा जो मार के गिरा देना वह, यहाँ से ये बुलेट फायर कर दी गई। तो जाहिर सी बात, ये गन है, ये बुलेट है, ठीक, ये क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे ही यानी इसका मतलब ये गन क्या करेगी, इस बुलेट पर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ लिख दे इसको, यानी यहाँ लिख दे फोर्स लगाएगी। क्यों? कौन कहेंगे? बुलेट पर। कौन लगाया? गन ने लगाया, ठीक, यानी इधर की तरफ। तो ये बुलेट क्या छोड़ेगी? ये भी एक फोर्स लगाएगी, किधर की तरफ? इधर की तरफ। यानी अब ये बुलेट है, गन तो लिखना नहीं है, तो दिख ही रहा साफ साफ, ये इधर की तरफ। कौन लगाया? किस पर लगाई है? गन ने। किसने लगाई? बुलेट ने। ये लिख दिया, ठीक। अब देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि यानी इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि यार ये जो फोर्स होगा, यानी फोर्स ऑन बुलेट बाय द गन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन गन बाय द बुलेट। यानी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, बहुत आराम से करें, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी बाय थर्ड लॉ, बाई कौन सा नियम हुआ? अरे तीसरका नियम हुआ, ये भाऊ देखो ना, तीसरका नियम हुआ। क्या हो जाएगा? कहेंगे यानी F, पहले इसका लिख रहा है ना, F G, F बुलेट बाय द गन इज इक्वल एंड अपोजिट F बाय द गन, F ऑन द गन बाय द बुलेट। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये फोर्स, चूंकि जब ये क्या होगा, ये देखिए ये जो गन है और इसमें जो बुलेट है वो कितनी देर के लिए इसके पास रहेगी, यानी ये फोर्स कितनी देर तक अप्लाई किया जाएगा, मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम तक। तो इसको लिखिए यहां पर, ठीक, लेट, ठीक, गन अप्लाइड फोर्स ऑन बुलेट फॉर डेल्टा टी टाइम, ठीक, लेट गन अप्लाइड अ फोर्स, ठीक ना, ऑन बुलेट बाई फोर्स फॉर डेल्टा टी टाइम, यानी डेल्टा टी टाइम तक के लिए इस गन ने फोर्स को, मतलब इस बुलेट पे फोर्स अप्लाई किया। तो इसका मतलब अब हम क्या निकाल लेंगे? चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे बाय सेकंड लॉ। यानी इसका मतलब ये जितनी देर तक इसने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक उतनी देर तक ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। ये हो गया न्यूटन्स का थर्ड लॉ के हिसाब से, ये बातें चल रही हैं, ठीक। तो हम कह देंगे चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे, यानी यहां से क्या निकाल लेंगे? बाय सेकंड लॉ, बाय सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या होता है? कहेंगे ये होता है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन कितना आएगा? इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट। बात को समझिए, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है और दोनों डेल्टा टी टाइम तक के लिए अप्लाई हो रहे हैं। तो यानी बाय द सेकंड लॉ चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, क्या लिख दें? चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, दोनों का चेंज इन मोमेंटम जरा देखिए क्या हो जाएगा। कहेंगे यानी इसका मतलब इसका चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा एफ
चेंज इन मोमेंटम ये डेल्टा पी ऑफ गन लिखना है, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन और चेंज इन मोमेंटम ऑफ ये, इसको ऐसे बोलेंगे, यानी डेल्टा पी ऑफ गन, और यहाँ पर ये लिखा है ना, इसके लिए डेल्टा पी ऑफ गन और इसके लिए लिखना है डेल्टा पी ऑफ बुलेट, ये लिखना है आपको यही। तो यहाँ लिख दें हम इसी चीज को, तो लिखेंगे डेल्टा पी, ठीक, ऑफ गन। चलिए लिख ही दें क्या करना है, ठीक। गन कितना कहेंगे, गन पर कितना फोर्स लग रहा है वो, और इंटू डेल्टा टी। चलिए इसको ऐसे रखने दीजिए, ये हो जाएगा आपका ये डेल्टा, डेल्टा क्या डेल्टा एफ गन के लिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन लगा, इस माइनस को साइन को रखने दीजिए, ये हो जाएगा कितना एफ, बस जो लिखा है वही एक छाप देना और उसमें डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कर देना इंटू डेल्टा टी, ठीक। एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट अगर निकाला जाए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट निकाला जाए, एकदम आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। ये थर्ड लॉ के हिसाब से था। अब लेट द गन अप्लाइड फोर्स ऑन बुलेट फॉर डेल्टा टी टाइम तक के लिए इसने फोर्स अप्लाई किया, जाहिर सी बात है, तो उतनी देर के लिए भी इस पे फोर्स अप्लाई किया होगा। तो बाय सेकंड लॉ हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे गन का और बुलेट का। तो चेंज इन मोमेंटम हम निकाले, ये पीजी गन का आ गया इतना, और इसका निकालेंगे तो कहेंगे ये देखिए फोर्स कितना इस पे लग रहा है, बुलेट पे, ये यानी फोर्स ऑन बुलेट, ये हो जाएगा बाई गन इंटू डेल्टा टी। क्लियर है, यानी ये हो गया चेंज इन मोमेंटम बुलेट का हो गया, ठीक। अब देखिए चूंकि ये दोनों फोर्स बराबर हैं और ये टाइम भी बराबर है, यानी फोर्स और टाइम दोनों बराबर हैं, तो देयरफॉर आप इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर आप लिखेंगे जब ये दोनों बराबर हैं, यानी इसका मतलब ये देखिए दोनों फोर्स भी इक्वल है, तो इसलिए दोनों का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं क्या भाई, मतलब इक्वेशन नाम दे दें, क्या दे दें, फर्स्ट एंड सेकंड जो भी कह लीजिए, दिख ही रहा है साफ साफ। तो यानी डेल्टा पी ऑफ गन इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ बुलेट। चलिए इसको भी ना लिखिए, सीधे इस वाले फार्मूले को लिखिए, इसको क्या हो जाएगा, यानी माइनस का एफ गन बाई बुलेट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या, ये इतना, ठीक, कितना एफ इसका बुलेट का, ये बन गया, ये हो गया, दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी बराबर होगा। क्लियर है यहां तक। अच्छा इनिशियली क्या है, दोनों रेस्ट में है, इनिशियली दोनों रेस्ट में है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वाला तो रेस्ट में है, तो फाइनल वाला मोमेंटम जो होगा वही हो जाएगा फाइनल डेल्टा पी। यानी फाइनली मान लेते हैं इसका पीजी है, आपने ऐसे ही पहले लिख लिया, इसकी पीजी इसका पीबी, ठीक। इसका मतलब डेल्टा पी कितना आ रहा है, कहेंगे पीजी आ रहा है, और इसका डेल्टा पी कितना आ रहा है, चलिए मान लेते हैं पीबी आ रहा है, कितना आ रहा है, पीबी आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम आप जब निकाल रहे हैं तो इनिशियली रेस्ट में, तो फाइनली जो होगा वही आ जाएगा। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या, माइनस का, यही चीज लिखेंगे ना, माइनस का कितना पीजी, माइनस का पीजी गन के लिए इज इक्वल टू क्या, पी बी, ठीक, पी बी, ये भी हो गया यहाँ से। इसका मतलब इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि पी जी और प्लस पी बी, बात को सुनो, मोमेंटम ऑफ गन, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। देख रहे हैं तमाशा, यानी इनिशियली क्या था मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। देखिए जब ये इसके अंदर भरा रहेगा तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो, दोनों रेस्ट में है, तो यानी फाइनल मोमेंटम भी क्या आ रहा है, जीरो, फाइनल मोमेंटम भी क्या आ रहा है, जीरो। तो यानी जैसा मोमेंटम पहले था वैसा मोमेंटम बाद में भी है, इसी को कहा जाता है कंजर्व मोमेंटम। इसी को क्या कहा जाता है, टोटल मोमेंटम ऑफ एन एक्सेलरेटर सिस्टम कंजर्व रहेगा। पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगा, पहले कुछ है तो बाद में भी कुछ रहेगा। यानी इसका मतलब ये आप समझ गए अच्छे से कि जब क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक बुलेट को फायर किया गया तो बाय थर्ड लॉ, जो कि हमें पता है कि फोर्स जो कि दोनों पर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, वो हमने लिख लिया। लेट हमने ये मान लिया कि यहाँ पे डेल्टा टी टाइम तक के लिए फोर्स अप्लाई किया गन ने बुलेट पे, तो उतने टाइम तक के लिए भी फोर्स अप्लाई किया है। तो कहेंगे भाई सेकंड लॉ हमें पता है, सेकंड लॉ ये हिसाब से तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे गन का और बुलेट का, तो हमें ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। हम दोनों देख रहे हैं कि डेल्टा टी ये दोनों ये क्या हो रहा है, ये इसमें चेंज इन मोमेंटम ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये डेल्टा टी और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ हम वही वैल्यू पुट करके बराबर कर दिए, तो हमें पता चला कि ये देखिए मोमेंटम किसका है, गन का, ये मोमेंटम बुलेट का, दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, इक्वल एंड अपोजिट है। तो यानी यहाँ पर देख रहे हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ गन और फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट जो मिल के आ रहा है जीरो आ रहा है, यानी टोटल मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा।
अब इसको जरा सिंप्लिसिटी के हिसाब से समझिए, एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में। चलिए जरा एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इतनी बातें नोट करिए। ये पहला एग्जांपल था आपका। चलिए अब चलते जरा इसको आसान भाषा में, इसको सिंप्लिसिटी एकदम आसान कि कौन उतना डेल्टा टी वो कौन करे, है कि नहीं। आसान भाषा वाला जरा हिसाब देखते हैं। यह भैया जिगाना पिस्टल नहीं, कट्टा, हमारा कट्टा रहेगा आपकी बारी। ये क्या है? कट्टा, ये कट्टा, ठीक। अच्छा ठीक है। और ये कट्टा दागा बुलेट, कट्टा ने दागा बुलेट। चलिए मान लेते इसका मास m1 था और वेलोसिटी v1 हो गई, ठीक। इसका मास m2 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। यही है हिसाब, कट्टा से निकला गोली, है ना। अब अगर ये दोनों ये गोली इसके अंदर हो जाए तो क्या हो जाएगा सिस्टम का मोमेंटम, जरा देखते हैं। पहले इसको यानी ये वाले को अंदर पहले ठेल दें, इसको अंदर ठेल दें। इस गोली को अंदर हमने भर दिया, ये है गोली, ये गोली जिसका मास है m1, इसका मास है m1, इसका मास m2, ठीक। तो रेस्ट में है सारा कुछ। तो यहाँ पर मोमेंटम अगर निकालें, इसका मोमेंटम p इनिशियल, तो क्या आ जाएगा, कहेंगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू इसकी वेलोसिटी 0, यानी p इनिशियल कितना है 0। अब ये गोली ने दाग दिया, कट्टा ने गोली को दागा, अतिकवा के मार देना गोली ऐसे, कट्टा ने कट्टा ना रहा, जिगाना रहे ना, बात को समझा। ये ऐसे, ये हो गया हमारा कट्टा, ठीक। और ये निकल गई गोली, यह m1 और यहां मान लेते हैं वेलोसिटी v1, ठीक। तो जाहिर सी बात है भैया, जब ये फोर्स लगाएगा तो इसमें भी एक वेलोसिटी मिलेगी, इसका मान लेते हैं m2 v2। तो यहां पर मोमेंटम देखेंगे यानी p फाइनल, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे ये और प्लस ये दोनों को ऐड करना होगा। तो यहां पर इसका मोमेंटम यानी pg आप यही निकाल कर लाए, कहेंगे चलिए इसका पहले लिखें फिर इसका लिखेंगे, हमने इस दोनों का लिखना है आपको। तो इसका कितना हो जाएगा, कहेंगे p बुलेट, इस वेक्टर फॉर्म लिखिए एकदम ढंग से, v1, ठीक। बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। इसका लिखेंगे p गन, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे माइनस का हो जाएगा, p गन, ये माइनस का हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म बनेगा p गन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इधर की तरफ है, यानी इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की इधर की तरफ, ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, फोर्स यही बता रहा था, ठीक। ये आ जाएगा कितना, कहेंगे m2 v2। अब p फाइनल इन दोनों का क्या होगा, कहेंगे ऐड कर देना होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहेंगे m1 v1 माइनस का m2 v2, ये बन जाएगा, ठीक, बन जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे ये देखिए p फाइनल यानी जो आया, ठीक। अब p इनिशियल 0 है और p फाइनल कितना होगा, तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अक्सर सवाल आपसे इसी वाले में पूछा जाता है, वो f डेल्टा यानी वो मतलब f इंटू डेल्टा टी वाले से बहुत कम आता है, इससे ज्यादा आता है, उससे भी आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर p इनिशियल 0 है देन p फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, p फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यानी 0 इज इक्वल टू m1 v1 और यहाँ पे माइनस का m2 v2 बन जाएगा, ठीक। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं क्या, यानी m1 v1 इज इक्वल टू क्या, m2 v2। क्लियर है, ये रिजल्ट आप चाहते थे कि ये वाला रिजल्ट बताइए, बाकी सब तो कहानी अलग है। हो गया, कोई दिक्कत, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा। यानी इनिशियल मोमेंटम देखिए 0 था, फाइनल भी 0 होगा बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमें इसका मतलब इसकी वेलोसिटी, इसका मास, इसकी वेलोसिटी, इसका मास हमें मिल जाएगा, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर का हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर। अब क्या चलेंगे, एग्जांपल नंबर 2, ठीक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 बताया जा रहा है कि एक दो बॉडी है, m1 मास की m2 मास की, पेज नंबर ये है 99 पर, ठीक है ना। इसको खूब बढ़िया से रच रच समझाएं,
तो हम भी लोग रच रच समझा जाए, क्या दिक्कत है? रच रच का मतलब खूब कदम विधिवत। यह है एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि एक यहाँ पर एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ये ए नाम दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और ये इधर इधर जा रही है। ठीक, तो जाहिर सी बात है टकराएंगे तो टकराते समय फोर्स लगेगा, वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है ना, दोनों पर एकदम बराबर सेम टाइम तक के लिए लगेगा, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो अब आफ्टर कोलिजन, यानी इसमें कोलिजन हुआ। अब देखिए कोलिजन के बाद की जो सिचुएशन है वो ये है, यानी ये है कोलिजन के बाद। अब ये हो सकता है इधर जाए या रुक जाए, अब ये डिपेंड करेगा कि कोलिजन में पढ़ेंगे ये सब, लेकिन फिलहाल हम फोर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस पर इसने फोर्स लगाया है, ये मास तो यही रहेगा, ये b है तो इसका m2 ही रहेगा, ये m1 है तो ये, लेकिन वेलोसिटी अब बदल चुकी, यानी ये हो गया v2 डैश, ये क्या हो गया v2 डैश, और यहाँ v1 डैश। ठीक, तो इस पे ये फोर्स अप्लाई किया होगा, तो ये वाला जितना फोर्स इस पे अप्लाई करेगा ए वाले पर, उतना ही फोर्स ये वाला, ये m1 है। ठीक ना, ये इस पे, तो मान लेते हैं अगर ये इस पर फोर्स कितना फोर्स ऑन b बाय द ए इधर लगा, तो इस पर फोर्स लगेगा फोर्स ऑन ए बाय द b इधर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या कहेगा? थर्ड लॉ कहता है क्या कि ये जो फोर्सवा है आपस में बराबर होंगे। थर्ड लॉ यही तो कहता है। इसका मतलब आप लिखेंगे इसको एक्स डायरेक्शन में सब कुछ ले रहे थे, ये बी वाले पे इज इक्वल टू माइनस का ए वाला इधर ही लिखना है। ठीक है ना, इधर ही लिखना है। ठीक, ये हो जाएगा। अब मान लेते हैं फॉर कितने टाइम तक के लिए, फोर्स फॉर डेल्टा टी टाइम। मान लेते हो कांटेक्ट में कितने तक के लिए है, डेल्टा टी टाइम तक के लिए, तो उतने टाइम तक फोर्स भी अप्लाई होगा, यानी कांटेक्ट, ये मान लेते हैं ऐसा, लेट बोथ आर इन कांटेक्ट। कांटेक्ट फॉर डेल्टा टी टाइम। ठीक, डेल्टा टी टाइम तक के लिए कांटेक्ट में रहे। समझ में आ रही बात? तो क्या हो जाएगा? सेकेंड लॉ बाई सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहेगा? कहेंगे ये जो डेल्टा टी इंटू ये वाला, देखिए एफ बी ए, ये चेंज इन मोमेंटम बता देगा। बाई सेकेंड लॉ क्या कहेगा? सेकेंड लॉ कहता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को पी से हमने लिख दिया इन चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चलिए ए एंड बी। ठीक, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये वाले को आपने इधर लिखा है तो माइनस उसको कर रहे हैं, ये वाले को क्या हो जाएगा? इसमें भी ये देखिए, ये डेल्टा टी इंटू एफ ए बी, कोई दिक्कत? ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? भाई एक तो ये आपने निकाल लिया, तो यहाँ से आप सेकेंड लॉ अप्लाई करके ये आपने निकाल लिया, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब जरा देखते हैं यहाँ से इसका इनिशियल मोमेंटम पी ए कितना होगा यहाँ से, यानी पी ए इनिशियल मान लेते हैं पी ए, तो कितना हो जाएगा? कहेंगे m1 v1, बड़े ध्यान से, जो कि पॉजिटिव है। पी बी निकालिए यहाँ से, पी बी कितना आ जाएगा? कहेंगे m2 v2 वेक्टर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन आप अगर देखेंगे तो इसको माइनस लिखेंगे, इसको प्लस लिखेंगे, तो ये माइनस में लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा? माइनस, क्योंकि डायरेक्शन हम कंसीडर कर लिए, तो डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m2 v2। इस वाले केस में आप देखेंगे मोमेंटम, तो आपको क्या लिखना रहेगा? कहेंगे पी ए फाइनल, यानी पी ए डैश, ये इनिशियल था, ये सब कुछ क्या कहेंगे? इनिशियल मोमेंटम। और यहाँ हम लिख रहे हैं फाइनल मोमेंटम, यहाँ लिख रहे हैं फाइनल मोमेंटम। पी ए डैश क्या आ जाएगा? पी ए डैश आपकी देखिए इधर आ गया, यानी इसकी डायरेक्शन बदल गई। हम ऐसा मान लिए कि डायरेक्शन बदल गई, तो आप हो सकता है सवालों में न बदले, वो अलग बात है, तो आप बदल लीजिएगा। इसमें वेक्टर का ध्यान रखिएगा, सवाल कभी नहीं गलत होता है। ठीक है, ये हो जाएगा m1 v1 वेक्टर एंड pb अब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में, यानी pb डैश आ जाएगा। कितना? pb डैश कितना हो जाएगा? m2 v2 डैश। ये वेक्टर फॉर्म, ये सब कुछ वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? तो ये देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा। यहाँ क्या होता है? ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए आया है, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी आया है, तो ये किसका आया है? कहेंगे चेंज इन मोमेंटम, लिखा भी गया है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो ए का चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? पी ए डैश माइनस पी बी, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये पी ए डैश माइनस का यहाँ पी ए
इज इक्वल टू माइनस का, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे कितना, पी बी डैश माइनस का, ये वेक्टर लगाइए, वेक्टर ना छूटने पाए, ठीक, पी ए डैश पी बी डैश माइनस का पी बी। कोई दिक्कत यहां तक भैया? एकदम आराम से कर ले रहे हैं सब लोग, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां कोई दिक्कत हो तो पहले ही बता दीजिए। यहां तक हो गया सबका? आराम आराम से देख लीजिए, एकदम आराम आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी में छापा गया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां तक आ गया सबका? मतलब भाई दोनों टकराई ना आपस में, दूठे गोली है कंचा, ये दोनों टकराए, तो इनिशियली आप डायरेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं तो सब कुछ ठीक है ठाक लग रहा है। ये वाला आप प्लस में ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में सब कुछ प्लस में ले लीजिए, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में सब कुछ माइनस में ले लीजिए। तो इस हिसाब से ये इनिशियल मोमेंटम आ गया, ये फाइनल मोमेंटम आ गया, टकराने के बाद ये कोलिजन हुआ दोनों में, ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिएगा कोलिजन हो रहा, आफ्टर कोलिजन, इसको यही कहीं मेंशन कर लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे थर्ड ला ये कहता है, ठीक है ना, कि ये पे जब कांटेक्ट डेल्टा टी टाइम तक के लिए कांटेक्ट में आए तो जो फोर्स एक्सर्ट किया, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, दोनों डिफरेंट बॉडी हैं, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा और दोनों क्या रहेंगे, खूब बढ़िया जमा मजा लेंगे। तो मजा लिए तो कितना आ गया, ये हो गया कांटेक्ट में। भाई कांटेक्ट में आदमी आके तो ऐसे ही थोड़े, दोनों बराबर मजा लेते हैं। वो अलग बात है कि वो उस पर लांछन लगाए, वो उस पर लांछन लगाए, ये मेरे साथ गलत किया, वो मेरे साथ ना, उस दौरान फॉर डेल्टा टी टाइम तक के लिए दोनों का मजा बराबर रहा, तो ये मजा बराबर है। बात समझिए ये बात को, ये हम नहीं कह रहे हैं ना, अरे हमारे ऊपर देखिए इल्जाम मत लगाइएगा। न्यूटन थर्ड लॉ यही था कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी डेल्टा टी टाइम के लिए, तो एक बॉडी जितना मजा लेगी वो दूसरा भी उतना ही मजा दूसरी भी लेगी। अब मास हो सकता है अलग अलग हो, तो फोर्स का इंपैक्ट किसी पे ज्यादा हो और किसी पे फोर्स का इंपैक्ट कम हो, ये अलग बातें हैं, ठीक है, लेकिन मजा बराबर आएगा। तो मजा बराबर आ गया एकदम। तो लेट बोथ कांटेक्ट डेल्टा टी टाइम के सेकेंड लॉ कहता है चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम ये आ गया। अब यही सब इस पे सरिया दे रहा है हाली हाली, ये जो लिखा है ना ये वाला, इसी में सरिया दीजिए, जो ये आ गया इसी में सरिया दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत? इसी में सरिया दीजिए, क्या इसी में सरिया के देखिए, यानी पी ए डैश तो लिखिए, यानी एम माइनस M1 V1 डैश, ये डैश रहेगा, ठीक, और फिर माइनस का कितना कह रहे हैं, पी ए ये आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये फाइनल है, ये है फाइनल मोमेंट, ठीक, ये क्लियर है यहां तक? अरे खाली सरियावन आया होता है, दही अब काड़ा लागब, बस कुल बुद्धि हरा जाए। ये फिर इज इक्वल टू कितना, माइनस का साइन लगा के ये ब्रैकेट में रखना पीबी, पीबी कितना आ रहा है M2, यहाँ पे V2 डैश। वेक्टर अगर किसी का हटा तो भैया समझ लो उनकी गर्दन हमारे हाथ में फट से आ जाएगी। फिर माइनस करना है किसको, पीबी है, पीबी को, पीबी यानी माइनस, देखिए यहाँ ये इसका माइनस है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, कर दें, कर दीजिए, काहे नहीं करेंगे, M2 यहाँ पे आ जाएगा कितना V2, ठीक, ये देखिए। अब ये अंदर में फिर से देखिए ये माइनस लगा हुआ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, नहीं यहाँ पे माइनस को यहाँ कॉमन, मतलब इसमें से माइनस यहाँ कॉमन करके इसको कट कर दीजिए, ठीक है ना, तब भी वही आ जाएगा। अच्छा इसको एक साथ भी लिखना है ना, तो एक साथ लिखना है M1 V1 और वहाँ पे M1 V2, चलिए, तो ठीक, कुछ तो मिस्टेक हो गया क्या, पी ए डैश माइनस P1 पी ए, अच्छा ये माइनस में था, हाँ माइनस में है, ठीक, सब कुछ सही तो है, ठीक है। यहाँ से आप इसको अरेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये अरेंज करने पे ये कितना आएगा, अरेंज रीअरेंज करने पर यहाँ मिलेगा M1 V1, मान लेते हैं ये, ठीक, M1 V1 प्लस, अच्छा इसको यहां ना पुट करके पहले इस फॉर्मूले को और आगे ले चलते तब पुट करिए, थोड़ा सा रुकिए, फाइनली दिमाग लगा लीजिए, घबराइए मत। यहां पर रखते हैं, देखिए ये आया है, ये वाले को जरा इसको आगे और ले चलते हैं, आगे और ले चलते हैं इस फॉर्मूले को,
इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे और ले चलते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे, ये यही रह जाएगा, यानी पी ए डैश और यहाँ क्या कहेंगे माइनस पी ए, ठीक, इज इक्वल टू क्या, ये देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, कहेंगे पी बी माइनस का ये कितना पी बी डैश, पी बी डैश, ये हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कहेंगे पी ए डैश, ठीक, पी ए डैश प्लस का ये वाला आ जाएगा प्लस का पी बी डैश इज इक्वल टू कितना, कहेंगे देखिए पी बी और प्लस का पी बी, ठीक। वेक्टर और वेक्टर अपना लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर लगाए रहिए, ये ज्यादा आसान रहा ना, उसको रख के आप 3-5 करते बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। ये हो जाएगा पी ए, यानी इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब वैल्यू रख दीजिए सारी की सारी, अब वैल्यू रख दीजिए पी ए और पी बी की, पी ए डैश पी बी डैश उधर रख दीजिए, पी ए इधर रख दीजिए, तो आप एकदम वेक्टर फॉर्म में रखें तो जो जैसे वैसे इनपुट कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कहेंगे m1 v1 पी ए के लिए, फिर यहाँ पे प्लस करना है किसको, m2 को, ये वाला m2, तो यानी प्लस और ब्रैकेट में माइनस लगा के m2 v2। ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, कह रहे हैं निगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। आ जाइए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करिए, कहेंगे इस पे इस तरीके से पी बी कितना आ गया, m2 v2, ये देखिए m2 v2 आ गया, पी बी डैश m2 v2, ठीक। अच्छा हमने इसको पहले रखा बाद में इसको रखा, इसको बड़े ध्यान से करिएगा वरना ये इधर वाला हो गया। अब डैश डैश वालों को रखना है, तो पी ए डैश कितना माइनस का, ठीक, ये देखिए माइनस का रख दीजिए कितना, चलिए माइनस का कितना m1 v1 डैश, ये वेक्टर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, प्लस का कितना, प्लस 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 का ये इसको रख दीजिए m2 v2, ठीक। ये आपका आ गया, ये माइनस का आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, यानी जितना पहले था उतना बाद में रहेगा, यही होता है। यानी पी फाइन देखिए यहाँ पे क्या आ गया, जितना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले है उतना बाद में भी है, उतना बाद में भी है, तो वही हमने यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसका जरा सिंपल सा फॉर्म देखते हैं, इसका जरा सिंपल सा फॉर्म देखते हैं, केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म, केवल और केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो बस मैग्नीट्यूड फॉर्म में सब साइन वाइन हटा दीजिएगा, काम हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस का कितना m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, m2 v2 डैश। बस ये आपके बुक में आंसर छपा है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक। क्लियर है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चकाचक चंगा। चलिए अब जरा इसका आसान वाला फॉर्म देख लेते हैं जो केवल 2 लाइन में होता है, 2 लाइन वाला, जरा उसको देख लेते हैं। चलिए अब इसका आसान सा फॉर्म देखें, आसान वाला एकदम। तो भैया एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों थी ऑब्जेक्ट या ये जो भी कह लीजिए, ये m1 था, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v1 थी और ये दोनों इधर v2 था और ये m2 था, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम, आप क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे तो क्या, यानी इसका प्लस इसका, तो क्या लिख देंगे m1 v1, ठीक। और आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म, जब भी लिखिएगा वेक्टर फॉर्म लिखिएगा, जब भी लिखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का m2 v2, ठीक, ये आ जाएगा। ये वेक्टर के मतलब यानी टोटल मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो ये आप यहाँ पे बस केवल वो लगा देंगे, तब यहाँ पे केवल और केवल। चलिए पहले हम वेक्टर फॉर्म लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पे अब आ जाइए, यहाँ क्या हो गया, ये कोलिजन के बाद ये देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, ये इधर की तरफ जाने लगा और ये इधर की तरफ जाने लगा, आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन। अब ये m1 ही रहेगा, ये m2 ही रहेगा, ठीक, लेकिन इसकी वेलोसिटी अब बदल गई, ये हो गई, और इसकी वेलोसिटी बदल गई, अब ये हो गई। तो अब यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो कितना आ जाएगा, कहेंगे फाइनल मोमेंटम अगर देखा जाए तो फाइनल मोमेंटम आप देखेंगे तो क्या लिख देंगे, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू दोनों का ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, ये रहा फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू, इसका आप देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे m1 और इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी वेक्टर फॉर्म इसमें, यानी इसको लिख देंगे माइनस का, इसको लिख देंगे माइनस का, ठीक, इसको लिख देंगे माइनस का। इधर आ जाइए, कहेंगे प्लस m2 v2 वेक्टर,
अब ये क्या होगा, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल कितना कहेंगे, m1 v1 वेक्टर माइनस का m2 v2 वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू कितना, माइनस m1 v1 डैश, v1 डैश, यहाँ डैश रहेगा, यहाँ ये सब डैश है, ठीक, v1 डैश ये वेक्टर और यहाँ पे प्लस का m2 v2 डैश वेक्टर। क्लियर है? अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड में लिखना होगा। तो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, यानी m1 v1 आ जाएगा, ठीक, प्लस ये देखिए यहाँ पर जब ये आप लिखेंगे तो आई जे कुछ तो लिखेंगे, तो यहाँ आई कैप लिखेंगे, यहाँ आई कैप लिखेंगे, उसका कॉफिशिएंट केवल और केवल मैग्नीट्यूड बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, m2 v2, ठीक, बिना वेक्टर वेक्टर लगाए, समझ लिए आप, m2 v2 ये मैग्नीट्यूड से, यानी इधर जितना मैग्नीट्यूड आएगा उधर इतना मैग्नीट्यूड इधर भी आएगा, ठीक। ये केवल निगेटिव साइन सिर्फ बता रहा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ रही बात? चलिए तो यहाँ पे क्या लिख दें, यानी यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड और प्लस का इसका मैग्नीट्यूड आप जोड़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप इसको इस तरह से लिखें। जनरल आप इसको सिंपली अगर और सिंपल लिखना चाहें तो इस मैग्नीट्यूड को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 v1 प्लस का m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बस इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात नहीं करी गई इसमें। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात नहीं करी गई, ठीक। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, आप रख के निकालिएगा, आंसर भी आएगा। अब आगे बता रहा है कि यहाँ पर ये जो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, इनिशियल और फाइनल हमेशा कंजर्व रहेगा। बता रहे हैं कि इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, दोनों। अब इसकी बात हम लोग करेंगे वर्क पावर एनर्जी में, ठीक। बट इन इलास्टिक कोलिजन यानी इलास्टिक वाले कोलिजन में द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस बात को लिख लीजिए नोट, इस बात को लिख लीजिए नोट। बस ये रहा इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आ रही बात? लिखिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट इज एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, कह रहे फॉर बोथ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। बट इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक नहीं बट ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, इन अलग है इलास्टिक अलग है, ठीक है ना, इन इलास्टिक कोलिजन कोलिजन, ठीक। द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, total initial kinetic energy of system is equal to, is equals, system equals, डायरेक्ट इक्वल लगाए बिना इज एम आर के, तो आप इसी को लिख दीजिए, इज इक्वल्स द फाइनल, ठीक है ना, इनिशियल के बाद फाइनल, टोटल फाइनल। यह है एनसीईआरटी की लाइन, कितनी खूबसूरत लाइन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्लियर है। अब अगली हेडिंग है इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। अगली हेडिंग क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। एकदम आराम से समझ में आ रहा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको लगे कि हाँ अरे ये कैसे हो गया, ऐसा कुछ हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे। एकदम आराम से हम लोग पढ़े हैं, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं पढ़े जो नया हो, खाली वही वेक्टर को अपना ध्यान में रखना है, बाकी सब उसका मैग्नीट्यूड ही है, बाकी सब खेला है कि नहीं, खेला हो बे। चलिए इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। अगली कहानी इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब आएगा, तो इसको बता रहे इन मैकेनिक्स,
याद रखिएगा, और कहीं नहीं, मैकेनिक्स के दौरान, यानी मैकेनिक्स में, ठीक। अब पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, देन ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो समझिए कि पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। कौन सा सम? वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। इसका मतलब एफ नेट जीरो हो जाएगा, या एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। या इसी को ऐसे भी लिखेंगे, मान लिया बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो कहेंगे F1 प्लस इस तरीके से F2 प्लस इस तरीके से F3, ये सब क्या हो जाएंगे? जीरो। ये सब मिलके जीरो हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए अब एग्जाम्पल से जरा इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1। एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ, ये इस तरीके से, ठीक। इस ब्लॉक पर जाहिर सी बात है एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी वाला, जो mg। इसी पर क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाना, याद रखिएगा, सेम ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इसी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में। लेट एक फोर्स इधर की तरफ लगा, मान लेते F1, कितना? F1, ठीक, F1 लग रहा, और इधर से इसको खींचा जा रहा है बाई F2, जो कि माइनस का F2, ठीक। कह रहे हैं पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो तो क्या होगा? तो कहेंगे इसका मतलब फॉर इक्विलिब्रियम, नंबर 1 था फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी जीरो। यानी ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। यानी इसका वेक्टर बना लीजिए, इसको भी वेक्टर बना लीजिए, जो भी कह लीजिए, डब्ल्यू बना, डब्ल्यू कह लीजिए, ठीक, ये कह लीजिए डब्ल्यू। क्लियर है? यानी सभी फोर्स मिलके क्या हो जाएंगे? जीरो। ये किस डायरेक्शन में लग रहे हैं? वाई डायरेक्शन में। ये सब एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स, यानी एफ एक्स प्लस एफ वाई सभी क्या होंगे? जीरो। यानी एफ एक्स के फोर्स भी जीरो होंगे, यानी एफ एक्स डायरेक्शन में वो भी जीरो होना चाहिए। दैट इज हम ये कह देंगे किस क्या, यानी F1 माइनस का कितना? यानी माइनस, फिर यहाँ पे F2 इज इक्वल टू क्या? जीरो होना चाहिए। ये साइन क्या है? ये साइन बताया जा रहा है कि इस पे अपोजिट फोर्स लगा हुआ है, ठीक। जब ये इक्वल एंड अपोजिट, देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि यहाँ से आ जाएगा, दैट इज F1 इज इक्वल टू F2। बात को समझिए, ठीक, ये आप निकाल सकते हैं यहां से। फॉर इक्विलिब्रियम अगर है तो एफ एक्स जीरो हो जाएगा। अब आ जाइए एफ वाई, इसी तरह से निकालेंगे, तो एफ वाई में क्या है? ये भी जीरो होना चाहिए, एफ वाई नेट एफ वाई भी जीरो होना चाहिए, फोर्स ऑन वाई डायरेक्शन में, जो भी जब भी लगे, ठीक। इसका मतलब दैट इज हम कह सकते हैं कि आर माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्लियर है? बोलिए, ये हो गया सिचुएशन सेकेंड। एक सिचुएशन है सेकेंड, कहा जा रहा है एक पार्टिकल है, ठीक है ना, इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। इसको कह रहे हैं F1 है, इसको कह रहे हैं F2, यानी सबकी डायरेक्शन अब की बार अलग अलग है। सबकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। ये F3 इस तरीके से। अब ये इक्विलिब्रियम में हो, इसके लिए क्या करना होगा? यानी फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा? कहेंगे एफ नेट, यानी एफ नेट कैसे? कहेंगे ये सारा का सारा जोड़िए, यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू कितना? जीरो होना चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए कि यानी इन दोनों का रिजल्टेंट, जाहिर सी बात है इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे किसी एक पॉइंट से, तो इधर की तरफ आएगा, वो रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी दो का रिजल्टेंट एक तीसरे के बराबर होना चाहिए, ये बात लिखें। दैट इज रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर, इस बात को लिखिए। दैट इज, यही कहानी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। दैट इज रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स मस्ट बी क्या? मस्ट बी इक्वल टू अदर वेक्टर। इक्वल टू कितना? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट,
टू अदर वेक्टर। ठीक, या अदर कितने, थर्ड लिख दीजिए, थर्ड वेक्टर। जो लिखा है वही छापिए, ज्यादा अच्छा लगता है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे एक सवाल दिया, उस सवाल को लगा ले। यानी इसका मतलब वेक्टर सम 0 होगा तो बॉडी कैसी है, कहेंगे इक्विलिब्रियम में। बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में। ठीक, पार्टिकल वो इक्विलिब्रियम में है, जिसको आप समझ रहे हैं। चलिए अगली कहानी, एक सवाल है, सवाल के बाद चलते हैं कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स 2 मिनट का टॉपिक वो भी है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक सवाल है उसको लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर ये सवाल है एनसीईआरटी का, आप देखिए क्या बना हुआ है, ज्यादा कुछ थोड़ा है, बवाल थोड़ा ज्यादा, बड़ा सिंपल है ना। सवाल पढ़िए फिर आंसर दीजिए। कह रहे हैं ये एंगल कितना हो कि ये सब सिस्टम इक्विलिब्रियम है ना। एंगल ऑफ रो, एंगल ऑफ रो मेक विथ वर्टिकल, वर्टिकल से कितना हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एंगल ऑफ रोप आपको बताना है, ठीक है। तो मान लेते ये स्ट्रिंग है, ये रस्सी है, ये इस पर कितना टी टेंशन, तो एफबीडी बनाएंगे तो आप इसका क्या बना लेंगे, एफबीडी यहीं बना दें, नीचे बना दें। चलिए यहाँ बना दे रहे हैं। इस पर एक फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट से हमने शुरू किया, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पर किसी एक पॉइंट को हमने मान लिया, चाहे ब्लॉक ही मान लीजिए, जो आपको इच्छा लगे वो मान लीजिए। इधर की तरफ 60 न्यूटन का फोर्स, इधर की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स, और ये है वर्टिकल से कितना, कहेंगे ये देखिए इधर की तरफ ये टेंशन है टी, तो ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ यानी कितना लग रहा होगा, कहेंगे ये देखिए टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या होगा, कहेंगे टी साइन थीटा। ठीक, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था अभी हमने देखा, यानी ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाए, ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाए। अभी देख के आ रहे हैं, तो यानी एक्स वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेज आपस में बराबर हो जाए, या इनका वेक्टर सम, इनका वेक्टर सम 0 हो जाए। ठीक, तो क्लियर है। तो फॉर इक्विलिब्रियम हमें पता ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से टी साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन। कोई दिक्कत, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन। क्लियर है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। क्लियर है। चलिए हेडिंग डालिए कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, हेडिंग डालिए कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। चलिए कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। देखिए मैकेनिक्स में बहुत सारे कॉमन फोर्सेज हैं, एक तो फील्ड फोर्स और दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स जब नाम से ही क्लियर है, फील्ड वाले फोर्स होंगे जितने भी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, ये सब फील्ड फोर्स होते हैं। ठीक, या इसके बारे में बताया जा रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ये तो पता ही सबको। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, एराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट। ठीक ना, तो जाहिर सी बात है एराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट, या चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टेंशन, जैसे कि फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, रिएक्शन, बॉयंट या थ्रस्ट, ये सब सारे फोर्स हैं, नाम भले ही अलग लिखा जाए, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, इस तरीके से नाम दे रखे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर टेंशन और इसका देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें क्या लगा था, कहेंगे यहाँ पे, यानी इसका ये देखिए वेट लगेगा, mg वेट भी एक फोर्स है। ठीक है ना, यहाँ पे वेट, तो इसमें क्या क्रिएट होगा, कहेंगे इसमें टेंशन, इसमें क्या टेंशन। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे यानी स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, टेंशन आएगा। एक और दिखा रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन वाले के लिए, फ्रिक्शन वाले के लिए इस तरीके से। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि फोर्स लगाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इधर की तरफ एक स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, इधर की तरफ r जो कि रिएक्शन, इधर की तरफ जो कि mg। इस बॉडी पर इतने सारे फोर्स काम करेंगे, लेकिन ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, याद रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है आपका। ठीक है ना, तो ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालिए स्प्रिंग फोर्स, थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ना है और एक आध दो नोट लिख लेना है, बस खत्म। इसको छाप लीजिए फट से, इसमें कुछ है नहीं, इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ना है भैया, ये सब क्या होता है, कैसे इसका केस पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में वही करने वाले हैं हम लोग। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्प्रिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, नाम से क्लियर है, स्प्रिंग वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स होगा। ठीक, तो इसको बता रहे हैं, मान लीजिए एक
यहाँ से स्प्रिंग इस तरीके से रखी गई है और ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, मतलब यानी कुछ भी नहीं हो रहा है इस पर, यानी इसको कहा जाएगा मीन पोजीशन। ठीक, इस तरह से रख दिया गया, ये क्या है, मीन पोजीशन। अब अगर मान लीजिए इस पर फोर्स चाहे इधर की तरफ खींचे तब भी ये इधर जाएगा, इधर की तरफ खींचे तब भी इधर जाएगा, मतलब प्रेस करें तो इधर जाएगा, खींचे तो इधर जाएगा। ठीक, इसको बोला जा रहा है क्या, यानी कंप्रेस। अच्छा है, यानी ये इस पर फोर्स लगाए इधर चाहे इधर। ठीक, ये इसको क्या बोला जा रहा है, यानी यहाँ पे कंप्रेस करेंगे तब, इसको एक्सटेंड करेंगे तब, एक्सटेंड या फिर पुल, ठीक है ना, खींचेंगे तब। ठीक, तो ये क्या होगा, अपने मीन पोजीशन से, यानी जहां पर है पहले वो इससे थोड़ा सा यानी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या फिर इसको कह लें कि इधर की तरफ चली जाएगी, अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसमें एक्स। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जितना होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है और ये फोर्स का रिलेशन बनता है। तो ये जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्स को लिखिए डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। चलिए पहले ये बार पूरी बात लिखिए, यानी ये जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ वेक्टर दिखाइए ना दिखाइए कोई फर्क नहीं, क्योंकि सब एक्स डायरेक्शन में है, माइनस का के एक्स हो जाता है। अब ये जरा सा सारी बातें नोट कर लीजिए, जहां पर ये एक्स क्या है, के क्या है, इसको लिखिए, एक्स और के। इसके बारे में भी वर्क पावर एनर्जी में इस वहाँ पे स्प्रिंग वाला फॉर्म पढ़ाया जाएगा, तो आपको वहाँ समझ में आएगा। फिलहाल छोटी सी बात है, उसको लिख लीजिए। के यहाँ पे क्या है, कहेंगे फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, फोर्स या इसको लिखिए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक, चलिए यह माइनस भी लगा, इसका मतलब भी लिखना और एक्स का मतलब भी लिखना। एक्स क्या है, कहेंगे एक्स है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स। निगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है, लिखिए निगेटिव साइन, बता रहा है क्या, क्या बता रहा है निगेटिव साइन, फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अनस्ट्रेस्ड स्टेट। फोर्स ये आपकी बुक में लिखा है और कहीं से हम देखते नहीं, हमको क्या पता, दूसरी किताबों से हमें कोई मतलब है नहीं, नीट की तैयारी करवाना है, नीट का एग्जाम दिलवाना है ना, तो दुनिया किताबें और बहुत बड़ा पीएचडी और हम फिजिक्स के बहुत बड़े वो हैं, ये सब करने से हमें क्या मिलेगा, फिजिक्स मतलब उतनी फिजिक्स जितना नीट के 45 सवाल बाद बात करता हूँ, उसके बाद भाड़ में गई, हमसे क्या मतलब। फोर्स इज अपोजिट, इसलिए आप दिमाग एकदम मत लगाइए कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम एकदम अनाड़ी आदमी। अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी वाले बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड, ठीक, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अनस्ट्रेच्ड स्टेट, ये हो गया। और स्प्रिंग फोर्स एफ जात, एफ क्या है, कहेंगे ये स्प्रिंग फोर्स कह दीजिए इसको, इसको लिखिए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। अच्छा वही लिखा तो है, ये स्प्रिंग फोर्स या फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, ये है एफ स्प्रिंग फोर्स। ठीक, स्प्रिंग में लगाया जाने वाला फोर्स। चलिए ये होता है रिस्टोरिंग, ये होता है भैया रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का मतलब अपनी पोजीशन को वापस गेन कर लेना, और कोई बात नहीं, इसके बारे में और डिटेल में नोट लिखिए, नोट खत्म करना है बस इसको आज। नोट नंबर 1 केवल छाप लीजिए, सवाल आएगा तो बताएंगे, अगर इस वाले चैप्टर में सवाल मिलेगा इससे नीट एग्जाम में और कोई तो सवाल आएगा तो बताएंगे, वरना वर्क फॉर एनर्जी में तो इसके सवाल धरे पड़े हैं पहले से ही, ठीक है ना। लिखिए नोट, फॉर एन एक्स, क्या पढ़ेंगे इसको, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अच्छा ये वाली बात बता रहे हैं, फॉर एन एक्सटेंसिबल, ठीक है। अरे ससुरा इतना कठिन कठिन नाम धर देते हैं, क्या बतावे, मन करे था इनका मार के मुआई देंगे स्ट्रिंग। ठीक, अब अगर यानी स्ट्रिंग है जो कि एक्सटेंड नहीं करती, मतलब रस्सी है जो कि अब खींचती तनती नहीं है, उसमें ये जो फोर्स कांस्टेंट होता है इज वेरी हाई, इसी को लिखना है। ठीक, वो लाइन बार बार देखनी पड़ रही है ना, द फोर्स कांस्टेंट इज वेरी हाई, ये हो गया। आगे इसमें बता रहे हैं क्या, दूसरा, द रिस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। दूसरा
दिस रीस्टोरिंग फोर्स, ये जो लगा हुआ इज कॉल्ड दिस रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, टेंशन बोल देते हैं। यानी रस्सी, स्ट्रिंग का मतलब यहां लिख लीजिएगा रस्सी, और यह है स्प्रिंग, दोनों में अंतर है, यहाँ स्प्रिंग लिखा हुआ, यहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी, ठीक है ना। चलिए थ्रेड नंबर 3, तीसरी कहानी लिख लीजिए आखिरी, ऑल कॉन्टेक्ट फोर्स आर फंडामेंटली अराइज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये नोट नंबर तीसरा। अब वो जो कॉन्टेक्ट फोर्स है ना, वो जितने सारे वही नोट नंबर अलग, ये 1 2 हो गया, इसको अलग कर दीजिए, अलग नोट अलग, ये इससे इनका कोई लेना देना नहीं, नोट नंबर अलग। नोट नंबर अलग क्या है, कह रहे हैं कि ऑल जितने भी कॉन्टेक्ट फोर्स हैं, ऑल कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक, फोर्सेस आर अराइज फ्रॉम, no फंडामेंटली अराइज फ्रॉम, आर फंडामेंटली अराइज फ्रॉम, कहां से, इलेक्ट्रिकल फोर्स से, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्स। बस खत्म, आज का लेक्चर यहीं पे रोका जाएगा, ठीक। अब ये रहा तो जितना मतलब यहां तक हो गया ना, फ्रिक्शन से पहले सब कुछ हो गया, और ये लास्ट में जो कुछ था वो वाला एकदम, ये लास्ट में सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स, ये दोनों बातें हो चुकी हैं। अब केवल फ्रिक्शन बचा है, रोलिंग फ्रिक्शन बचा है, और सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन यहाँ से एक्सक्लूड करके हम लोग एक नए टॉपिक बना के सर्कुलर मोशन का उसमें पढ़ेंगे, और बचता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन और फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे, पहले अब 4-5 लेक्चर इसके केस स्टडी करेंगे। जैसे यानी एक ऐसे रखा फोर्स लग गया तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, टाइम कितना होगा, ये वो, मास ऑन इंक्लाइंड प्लेन कितना होगा, कनेक्टेड है ना, स्ट्रिंग से ऐसे कैनेक्ट है तो क्या होगा, है ना, पुली का, टेंशन का, ये सब सारे केसेस पढ़ेंगे। अब हम जब केसेस पढ़ लेंगे 3 से 4 लेक्चर, अब कंस्टेंट मोशन की देखते हैं जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अगर किसी सवाल में कंस्टेंट मोशन की जरूरत पड़ी तो कंस्टेंट मोशन पढ़ा जाएगा, मजबूरी वाला मोशन कि तुम इधर जाओगे तो हम उधर जाएंगे, उतने वेलोसिटी से वही रहेगा, वही सब कुछ हमारा भी रहेगा, है ना। तो जरूरत जब पड़ेगी तभी पढ़ा जाएगा, बिना जरूरत के कोई काम नहीं, ठीक। तो धन्यवाद, खूब मेहनत से एकदम पढ़ते रहिए, ठीक। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ केसेस यानी केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।